प्रिय छात्रों, नमस्कार। पिछले टर्न पर हम पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। उनमें हमने संयोजन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया का अध्ययन किया था। आज हम शेष अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। अगले क्रम में है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में उत्पादों के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऐसी अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे मीथेन को जब जलाते हैं तब हमें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और ऊष्मा प्राप्त होती है। इसी प्रकार श्वसन अभिक्रिया को लेते हैं। C6H12O6 6O2 और 6H2O। इस अभिक्रिया में हमें कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी प्रकार कार्बन का ऑक्सीकरण होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा प्राप्त होती है। ये अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। अगला क्रम आता है ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं का। ऊष्माशोषी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं से भिन्न होती है, विपरीत। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होती है, यह कहना चाहिए जिन अभिक्रियाओं को पूर्ण होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऐसी अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कार्बन और पानी को जब गर्म करते हैं तब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो इसमें इस अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़ती है। इस प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होते हैं। अन्य अभिक्रिया में PbCl5 और को जब गर्म करते हैं तो लेड क्लोराइड और क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। अन्य अभिक्रियाओं में लेड नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं तो हम लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्राप्त होती है। ये चारों की चारों अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। इसमें ऊष्मा का होना आवश्यक है। अगला क्रम अभिक्रियाओं में उपचयन या ऑक्सीकरण। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। दूसरे रूप में कहें तो वह अभिक्रिया जिसमें ऋण विद्युती की वृद्धि और धन विद्युती की कमी होती है, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब इसमें हम वही अभिक्रिया कार्बन को जब जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है, तो इसमें कार्बन का उपचयन कहना चाहिए, ऑक्सीकरण हो रहा है। कॉपर की क्रिया, कॉपर को जब गर्म करते हैं, जलाते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होता है, तो यहां पर भी कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। अन्य अभिक्रियाओं में मर्क्यूरी क्लोराइड लेते हैं, उसकी क्रिया SnCl2 से कराते हैं तो Hg2Cl2 प्लस SnCl4। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन HgCl2 का ऑक्सीकरण हो रहा है Hg2Cl2 में। अन्य क्रिया में प्रकार में जैसे दूसरी अभिक्रिया है अपचयन, रिडक्शन। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। दूसरे शब्दों में कहें वह अभिक्रिया जिसमें ऋण विद्युती की कमी और
धन विद्युत की वृद्धि होती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जब जिंक ऑक्साइड की क्रिया कार्बन के साथ कराते हैं तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड और जिंक प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया में जिंक ऑक्साइड का अपचयन हुआ है और जिंक हमें अलग, जिंक से ऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग होकर के कार्बन के साथ जुड़ गई, तो ऑक्सीजन की कमी हुई। तो यहाँ पर यह एक अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। उसी प्रकार कॉपर ऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं तो कॉपर और पानी प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। अन्य अभिक्रियाओं में जब हाइड्रोजन की क्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं तो HCl प्राप्त होता है, तो यहां पर क्लोरीन का अपचयन हो रहा है। अब एक अन्य प्रकार और अंतिम अभिक्रिया का प्रकार है रेडॉक्स अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकर्मक उपचयित होता है, दूसरा अभिकर्मक अपचयित होता है। एक अभिकर्मक का ऑक्सीकरण होता है तो दूसरे का अपचयन होता है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो हमें कॉपर और पानी प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड का तो अपचयन हो रहा है क्योंकि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग हो जाती है, केवल कॉपर प्राप्त होता है। उसी प्रकार हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो हाइड्रोजन का यहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यह अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी प्रकार अगली क्रिया देखेंगे तो HgCl2 की क्रिया SnCl2 से कराते हैं तो Hg2Cl2 और SnCl4 प्राप्त होता है। तो HgCl2 का तो अपचयन हो रहा है इस क्रिया में Hg2Cl2 में, और SnCl2 का SnCl4 के रूप में परिवर्तन हो रहा है, तो यहां उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। इसमें ऋण विद्युती की वृद्धि हो रही है तो ऑक्सीकरण हुआ, और इसमें धन विद्युती की वृद्धि हो रही, Hg की वृद्धि हुई है तो यहां HgCl2 का ऑक्सीकरण हुआ, अपचयन हुआ है और उसका ऑक्सीकरण हुआ है। तीसरा अन्य उदाहरण MnO2 की क्रिया जब HCl के साथ कराते हैं तो MnCl2 और H2O और Cl2 ये प्राप्त होता है। यह भी एक रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। इस प्रकार हमारी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार का पार्ट पूरा होता है, और अपचयन और ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के अनुप्रयोग में दो तथ्य आते हैं। एक आता है संख्यारण और दूसरा आता है विकृत गंध्यता। संख्यारण में क्या होता है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आने पर तो उनके रंग में परिवर्तन हो जाता है, और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं संख्यारण। जैसे लोहे का भूरापन, चांदी का कालापन व तांबे का हरापन आदि संख्यारण के उदाहरण है। संख्यारण के बचाव हेतु धातुओं पर पेंट आदि का प्रयोग किया जाता है। लोहे पर जंग लगना एक संख्यारण का उदाहरण है। दूसरा तथ्य आता है विकृत गंध्यता। विकृत गंध्यता में क्या होता है, जब वसायुक्त या तेली खाद्य सामग्री होती हैं उनको हम अधिक समय तक रखते हैं तो उनके स्वाद और गंध बदल जाते हैं, उन्हें परिवर्तन हो जाता है। ऐसा ऑक्सीकरण के कारण होता है। इसके कारण पदार्थ खाने योग्य नहीं रह जाते। विकृत गंध्यता के बचाव हेतु
खाद्य पदार्थों को वायुरोधी बर्तनों तथा पैकिंग थैलियों में ऑक्सीजन के स्थान पर नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया था, क्योंकि नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन की अपेक्षा कम क्रियाशील गैस है, जिस कारण ऑक्सीकरण की दर धीमी हो जाती है, जिससे खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। धन्यवाद। प्रिय छात्रों,